Hello student, welcome to today's lecture. My name is Nishani and in this session we are going to learn about scene of crime which you majorly call as crime scene. तो उसका concept क्या है, why it is important, who uses it and why do we have to study and what kind of questions come from this topic. Let's begin. So आज का topic है scene of crime, crime scene. ओके इंट्रोडक्शन की बात करें तो फॉरेंसिक साइंस जो होता है वो क्राइम सीन से बिगिन होता है। फॉरेंसिक साइंस एग्जिस्टेंस में ही इसलिए आया बिकॉज हमारे पास एक सीन ऑफ क्राइम होता है, उसके एविडेंसेस होते हैं, उसके फिजिकल और सर्कमस्टेंशियल फैक्टर्स होते हैं, लिंकेज करनी पड़ती है सस्पेक्ट विक्टिम एंड टू द सीन ऑफ क्राइम। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्राइम सीन से प्रोवाइड होता है, मतलब क्राइम सीन से मिलता है, वी शुड वेरी केयरफुली ओके we should very carefully systematically मतलब एक chronological order में scientifically मतलब analysis वगैरह करके and legally using laws and laws ethics everything it should be collected and it should be presented. The crime scene यहाँ पे the crime scene should treat it carefully. It can make vital information useful for pointing an investigation in the right direction. अब आप ऐसा समझ लो, अगर एक क्राइम सीन सुसाइड का है और उसमें इंफॉर्मेशन भी इसी तरह से मिले हैं कि वो सुसाइड का है, बट if we do not make that vital information useful, that means if we kind of tamper it or we do not understand it properly without while analyzing, then it can lead the investigation in very wrong direction. अगर आप ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आप ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे एंड अगर आप उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दे रहे हो, देन ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जाके कभी एंड अप होगा ही नहीं। दिस इन्वेस्टिगेशन कुड बी डिलेड। ये इन्वेस्टिगेशन हो सकता है ऐसा लगे लोगों को कि ये सुसाइड नहीं एक मर्डर अटेम्प्ट था, एंड इस तरह से काफी डिले होगा बिकॉज नाउ यू विल बी लुकिंग फॉर अ सस्पेक्ट। Crime scene investigators gather important information at the crime scene that must be used later in reconstructing the sequence of events. The modus operandi, characteristic method of operation of a criminal, and the motive of the crime. ये modus operandi हर बार का क्वेश्चन होता है कि what is the modus operandi? Okay, it's a characteristic मतलब एक जो भी पर्सन है वो किस तरह से ये अपना होल प्रॉब्लमैटिक सॉरी अपना होल जिस तरह से वो किल कर रहा है किसी पर्सन को, जिस तरह से वो रॉबरी कर रहा है, जो उसका पैटर्न है, उसके क्रिमिनल एक्टिविटी का जो एक पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड द मॉडस ऑपरेंडी। एंड देन यस, सो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स के कुछ रोल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ताकि बाद में वैसा ही सेम सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट कर सके। अगर हमें पता है कि कोई डेथ हुई है और हमने उसमें से इंफॉर्मेशन नहीं निकाली कि गन शॉट से डेथ हुई है, गन प्रोजेक्टाइल इस तरफ से था या नॉर्थ डायरेक्शन से था या कुछ, so we can reconstruct it and we can see कि कितने डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस से फायर हुआ है प्रोजेक्टाइल एंड एंड कितना टाइम डिफरेंस है, एंड उस मोमेंट में जो हमारे सस्पेक्ट्स है उनमें से कौन उस लोकेशन में जो प्राइमरी क्राइम सीन है वहां पे प्रेजेंट होगा, ओके, या सेकेंडरी क्राइम सीन है वहां प्रेजेंट होगा, इस तरह से। एंड इससे ये भी पता लगाना है इन्वेस्टिगेटर्स को कि मोटिव क्या हो सकता है एक्चुअली क्राइम का। अगर हम क्राइम सीन का डेफिनेशन देखें, ठीक है, क्राइम सीन का डेफिनेशन देखें तो क्राइम सीन may be defined as a place where evidence may be located and gathered to help explain events. क्राइम सीन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एविडेंस मिलते हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो हमें बता सके कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अ क्राइम सीन इंक्लूड, अब क्राइम सीन में क्या क्या मिल जाते हैं। क्राइम सीन में होता है हमारे पास फिजिकल एविडेंस जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट होता है। देन वी हैव then the evidence collected by the crime scene investigation and law enforcement.
This is like whatever physical evidence we find. Okay, whatever physical evidence we find, it is always collected by the crime scene investigator and the law enforcement officer. All right. ये सारे एविडेंस इनसे कलेक्ट किए, इन्हीं के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं और इन्हीं के पास स्टोर रहते हैं. The location of crime scene can often place where the crime happened, or it can be an area that contains evidence. Okay. अब क्राइम सीन के लोकेशन भी इस तरह से हो सकते हैं. एक जगह पे मर्डर हुआ है लेकिन एक जगह पे एविडेंसेस मिले हैं, तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि एक जगह पे मर्डर हुआ था एंड उसके बाद वो एविडेंसेस जो है वो दूसरी जगह जाकर छुपा दिए हैं, या फिर वो बॉडी दूसरी जगह जाके फेंक दी है या कुछ किए. तो एक प्राइमरी सीन ऑफ क्राइम एक सेकेंडरी सीन ऑफ क्राइम बन जाता है. A crime scene can be categorized into following segments. अब crime scene के भी हम different segments होते हैं, जैसे कि actual scene क्या है, line of approach means हम कहाँ से approach करें उस crime scene को check करने के लिए, entry point क्या हो सकती है उस crime scene की, exit point क्या हो सकता है crime scene का, line और retreat मतलब लाइन ऑफ रिट्रीट है वो. ठीक है, लाइन ऑफ रिट्रीट मतलब कि एक ऑफेंडर ने जहां से भी एंट्री की है, जहां से भी एग्जिट किया है, पर एग्जैक्टली उसने पाथ कौन सा लिया है क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए, लाइक वो उस ट्रेल को फॉलो करते हैं. ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. इट इज रिकॉग्नाइज दैट ऑल क्राइम सीन्स आर यूनिक. डेफिनेटली हर क्राइम सीन का एक इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक होता है. तो ऑब्वियसली एक क्राइम में आपको कुछ एविडेंस मिलेंगे, एक क्राइम में कुछ एविडेंस मिलेंगे, एक उस क्राइम एविडेंसेस में भी डिफरेंस होता है, पैटर्न रहता है. तो एवरी क्राइम सीन इज यूनिक. नाउ द इन्वेस्टिगेटर्स शुड अप्रोच द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन as if it will be their only opportunity to preserve and recover all physical clues. इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि एक थॉरो सर्च करनी चाहिए. एक टीम जो बनती है क्राइम सीन ऑफिसर्स की, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, दे शुड ट्रीट द क्राइम सीन कि ये पहली और आखिरी बार है कि हम इसके अंदर जा रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द क्लूज वी कैन, ताकि अगर ये क्राइम सीन वाइप हो जाता है देन इट्स ओके, हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो मिल जाए. They should consider other case information or statements from witnesses or suspects carefully in their objective assessment of the scene. तो अभी इसमें ये बात बोली गई है कि अगर कोई सामने से पर्सन है, विटनेस है या सस्पेक्ट है, if they are saying कि we saw something, or if they are saying that we heard something, or we have a note or a letter, or the dead person told us something, the investigators should note it down. The investigators should realize that okay, these informations, even though it's not related right now, it may help in future investigations, and thus give the give those case information a priority. Fourth, there are, however, fundamental principles of investigating a crime scene and preserving evidence that should be practiced in every case. Obviously, there will be several principles on which this crime scene investigation occurs, like security, then analysis, and everything. It should happen in a chronological order, and it avoids tampering, it avoids any scene to be changed, it avoids ethical errors, etc. Crime scene investigators might investigate the primary crime scene, where the crime actually took place, or a secondary crime scene, which is related but not the scene of the crime. प्राइमरी क्राइम सीन को हम मोस्ट ऑफ द टाइम सीन ऑफ क्राइम बोलते हैं, जहां पे बॉडी मिली है या जहां पे अटैक हुआ है. एंड सेकेंडरी क्राइम सीन वो क्राइम सीन होता है जो रिलेटेड हो भी सकता है, रिलेटेड नहीं भी हो सकता, लाइक बहुत दूर भी हो सकता है, बहुत दूर नहीं भी हो सकता है, बट ये वहाँ पे एविडेंसेस या वहाँ पे कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जैसे ब्लड ट्रेल. if a person is dead in point A, but the blood trails are followed and found in point B. Okay, या फिर ऐसा समझो पॉइंट ए से ब्लड ट्रेल है टिल पॉइंट बी एंड बॉडी इज इन पॉइंट बी, तो पॉइंट बी को प्राइमरी क्राइम सीन बोल सकते हैं, बट
अगर हमें ब्लड ट्रेल पता चल जाता है कि ब्लड ट्रेल पॉइंट ए से आया है, दैट मीन्स जो क्राइम है वो हुआ तो पॉइंट ए में है, so that is the primary crime scene, and the point B is secondary. A primary crime scene where more usable pieces of evidence were found is known as the primary crime scene. A secondary crime scene is important because it may provide a strong link between the suspect and the victim. तो maybe here, maybe हमें प्राइम जो पॉइंट ए था जहां से ब्लड ट्रेल गया है, यस देखिए काफी सारे बुक्स एंड रेफरेंसेस में जहां पे बॉडी मिलती है उसको प्राइमरी क्राइम सीन कंसीडर करते हैं, एंड जहां पे मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस मिल जाते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी क्राइम कंसीडर करते हैं. बट काफी सारे केसेस में यू विल आल्सो फाइंड आउट कि जहां पे ज्यादा एविडेंसेस मिले जो यू कैन फिगर आउट कि यहीं पे अटैक हुआ है, दैट इज द प्राइमरी क्राइम सीन. एंड जहां पे आपको लगता है कि सिर्फ बॉडी को फेंका गया है टू रीराउट या सॉरी ऐसे एक रीरूट लेने के लिए, डिटोर लेने के लिए, तो वो हम लोग सेकेंडरी क्राइम सीन की तरह कंसीडर कर सकते हैं. हमें आगे और एग्जांपल देखेंगे. एक एक पूरी पीपीटी सिर्फ एग्जांपल्स पे भी बनेगी जिसकी वजह जिससे आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस में केस एग्जांपल्स बहुत ज्यादा आते हैं. The three types of crime scenes are outdoor, indoor and convenience. Outdoor मतलब जो एक close space के बाहर crime हुआ हो. इंडोर मतलब क्लोज स्पेस के अंदर हुआ है, वो रूम हो सकता है, हॉल हो सकता है, लिफ्ट हो सकता है. कन्वीनियंस मतलब वेहिकुलर क्राइम सीन. Outdoor crime scene, a crime that is committed in an open or wide area like field, park, road, playground, etc. Okay, ये सारे example है, open spaces हैं. It is known as outdoor crime scene. An outdoor crime scene is more vulnerable to loss, obviously, more vulnerable to loss or contamination of evidence by sunlight, air, or extreme weather. That happens. अब ओपन स्पेस है, यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर इट. अगर आप वो क्राइम सीन वाला मार्क लगा भी दोगे तो भी यू नेवर नो, पीपल वो नॉट कम देयर, बट देयर इज सनलाइट. व्हाट इफ देयर आर ब्लड ड्रॉप्स which the investigators didn't notice. वो सनलाइट से ड्राई हो जाएंगे, बहुत हो सकता है दे ड्राई एंड डीकम्पोज टू द पॉइंट दैट वी कैन नॉट यूज इट. एक्सट्रीम वेदर अगर होगा या विंड होगा, then maybe we didn't notice evidence and it got wiped out, or maybe it got blue. No, so you never know कि वो वहां पे हो सकता है वो चीज थी पर अब नहीं है. अगर रेन हो गया then कितने सारे पॉइंट्स एंड मार्क्स होंगे जो अपने आप बह जाएंगे या चले जाएंगे या मिट जाएंगे. Evidence found at an outdoor crime scene is more susceptible. More susceptible means loss होने का, contaminate होने का बहुत chances रहते हैं. It requires larger investigating teams. Okay, ये हमेशा याद रखना. Outdoor में larger investigating teams की requirement रहती है, depending upon the size of the crime scene. It is more prone to damage of evidence by climatic condition. More eyewitnesses can be found in outdoor crime scenes, which which can help solve cases more prominently. Basically, अगर आई विटनेसेस हैं तो आउटडोर क्राइम सीन सॉल्व करने में बहुत इजी रहता है, बिकॉज वी कैन क्वेश्चन द विटनेसेस कि आपने क्या क्या देखा, आपने किसको देखा. एंड यहाँ पे जो आई विटनेसेस से हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है, दैट हेल्प, दैट इज मोर रिलायबल. देन डैमेज तो होने के चांसेस होते ही हैं, बट दिस इज मोस्टली अबाउट this is the most information you can know about outer crime scene. एंड वो सब भी होता है, लाइन सर्च, स्ट्रिप सर्च, द मेथड, सर्चिंग मेथड्स होते हैं, बट सर्चिंग मेथड्स विल बी डन इन अनदर वीडियो along with reconstruction of crime scene. इंडोर क्राइम सीन पे आते हैं. इंडोर क्राइम सीन is a crime that is committed in an enclosed and small area like room, hall, corridor, kitchen, etc. ठीक है, किसी भी क्लोज स्पेस में हो रहा है, चार दीवारी के अंदर हो रहा है. It is known as indoor crime scene. An indoor crime scene is less vulnerable to loss, okay, less vulnerable to loss or contamination of evidence, weather condition, by weather condition as it occurred in a enclosed area.
यस, इंडो क्राइम सीन में मोस्टली आपके जो भी एविडेंसेस होते हैं वो थोड़े सेफ रहते हैं, थोड़ी कम टीम की भी रिक्वायर होती है, एंड बिकॉज इतना वेदर कंडीशन अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज चार दीवारी के अंदर बंद है एविडेंसेस। तो अगर रेन मतलब बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, टॉर्नेडो आ रहा है, नहीं आ रहा है, इंडो क्राइम सीन में इतनी इश्यूज नहीं आएंगे। Evidence found in the endocrine scene is less susceptible to loss or contamination. फिर it requires a small team of investigating officers or forensic experts to search the crime scene, because crime scene बहुत छोटा होता है, ठीक है, एकदम close space में बोलूँ तो this is like a room, okay, and अगर यहाँ पे dead body है, this is the gate, okay, एक छोटा सा रूम है, this is the dead body, ऑलराइट, यहाँ से रूम है, तो इन्वेस्टिंग टीम में भी दो ही लोग मुश्किल से चाहिए होंगे, डिपेंडिंग कितना साइज है रूम का, एंड दे कैन डू अ लाइन सर्च, स्ट्रिप सर्च वगैरह थ्रू द एंटायर रूम, एंड दे कैन गो बैक द सेम वे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट। अगर यहाँ पे एक और डोर है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक और डोर है, सो दे कैन गो and lastly exit from here, all right, ऐसे, so that's the only thing, इसलिए ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। it is less prone to damages of evidence through climatic condition, ये हम कर चुके हैं। कन्वीनियंस और मोबाइल क्राइम सीन का मतलब होता है, कन्वीनियंस और मोबाइल क्राइम सीन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कन्वीनियंस मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर कोई क्राइम हुए हैं जो कमिटेड हुए हैं कन्वीनियंसेस के अंदर, दैट मीन्स कार हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रेन हो गया, बस एक्सेट्रा, ओके, लिफ्ट ऑल्सो कम्स अंडर कन्वीनियंस बिकॉज इट्स मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो वहां से फिजिकल एविडेंस जो रिकवर होता है, दे मे एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी कार में हैं, तो इवन तो आपकी डेथ कार में हुई है या कुछ भी, बट देर इज हाईली पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं से किडनैप करके लाया गया है, या आपको कहीं से ड्रैग करके लाया गया है। सो इसके जो फिजिकल एविडेंसेस हैं, वो जहां से मिले तो मिले, दैट इज गुड, बट वी हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी कि ये जो एविडेंसेस है वो कहीं से ट्रेल होके आए हैं, दैट्स वेयर tire marks and sliding marks and everything comes in play. अब crime scene processing, how do you understand a crime scene? So crime scene processing में आता है, recognition of something as physical evidence is a major factor in crime scene processing. सबसे पहले आपको ये रियलाइज करना है कि हमें एक फिजिकल एविडेंस मिला है, या कोई एक चीज जो हमें मिली है दैट कैन एक्ट एज अ फिजिकल एविडेंस। फिर हमें क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना होता है, उसको डॉक्यूमेंट करना होता है, उस क्राइम सीन को हमें मेजर करना होता है, उसकी नोट मेकिंग होती है, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज ऑल्सो नेसेसरी। तो डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या पार्ट है, अगर मैं ऐसे देखूं, ओके, तो जो डॉक्यूमेंट होता है, ओके, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी पार्ट आता है, पहला होता है, पहला है नोट मेकिंग, दूसरा है मेजरमेंट्स, ओके, मेजरमेंट्स, इसको हम स्केचिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ढेर टाइप की स्केचिंग भी होती है। देन वी हैव फोटोग्राफी, मेरी हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दो प्लीज, आई एम जस्ट ट्राइंग, ओके। एंड जो चौथा होता है, लेट मी राइट हियर, वीडियोग्राफी। आई नो ये काम नहीं कर रहा, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन द राइटिंग पैड, बट इट्स बेटर टू राइट द नोट्स साइड बाय साइड, तो ऑब्वियसली मैं बताने से मतलब लिखने से पहले मैं बता दिया करूंगी कि क्या है, so it will be easier for you to understand this kind of handwriting, okay। तो yes, ये सारे हैं, एंड ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर तीसरा है वी हैव टू कलेक्ट ऑल द एविडेंस, ठीक है। अगर डाउट भी है किसी चीज में तो भी कलेक्ट करना है, इवन दो यू हैव डाउट। अगर तुम्हें वहां से एक प्लास्टिक बॉटल मिल रही है, यू थिंक व्हाई शुड आई कलेक्ट दिस, ये तो गार्बेज होगा, व्हाट इफ उसी में था पॉइजन, है ना, व्हाट इफ उसी में दिया था पॉइजन, सो वो भी कलेक्ट करना है। तो जब आपको डाउट है आप कलेक्ट करो, आपको ये नहीं करना है कि नहीं मेरे को चूज करना है, मेरे को चूज नहीं करना है, नहीं, यू कलेक्ट। ऑल राइट, ऑल राइट, अब देखते हैं हम आगे। कलेक्ट ऑल द आइटम, ये तो कर दिया, ओके। दीज आइटम्स कैन बी सॉर्टेड आउट लेटर, द इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली हैज वन चांस टू प्रोसेस द क्राइम सीन। ठीक है, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि आपको एक बार में ही ऐसा छानना होता है क्राइम सीन, जैसे कि आपका पहली और आखिरी बार है, उसके बाद देखेंगे सॉर्ट कर लेंगे अगर मैच नहीं करेगा। All items of physical evidence must be collected and preserved in such a manner to avoid alteration, damage or loss of information। ठीक है, सारे फिजिकल एविडेंस हमें ऐसे इसको मैनेज करना है कि यू you नो know, कुछ भी ऑल्टरेशन या डैमेज या टेम्परिंग ना हो। हमें इस तरह से प्रिजर्व करना है, कोई बोल ना सके कि नहीं आपने ये लाया ही नहीं था या नहीं था, या फिर ये तो ब्लड सैंपल नहीं यूरिन सैंपल था, इस तरह से। तो वेरी प्रॉपरली चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करनी है। कंटेमिनेशन प्रिवेंट करना है, ठीक है। अगर आपको एक हेयर एविडेंस मिला और वो भी आपने गुम कर दिया, देन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। एंड बायोलॉजिकल सैंपल का डिकम्पोजिशन मैनेज करना है, ओके। नॉन रिमूवेबल फिजिकल एविडेंस, अगर कोई ऐसा फिजिकल एविडेंस है जो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो भी उसको कलेक्ट करना है किसी तरह से। जैसे कि अगर मान लो पेंट है, मतलब पेंट पे ब्लड सैंपल है, तो वो भी हमें स्क्रैप करना होगा। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, देन एटलीस्ट उसकी फोटोग्राफी इस तरह से लेनी है कि हम उसको बाद में प्रेजेंट कर सके कोर्ट में। क्लोजअप लेनी है, लाइटिंग के साथ लेनी है, वाइड एंगल लेना है, मॉडरेट एंगल लेना, सब कुछ लेना है, ठीक है। और कास्टिंग, टूल मार्क्स, इन सब से उसकी उसके चीजें भी लिप्स वगैरह भी निकालने हैं, ताकि हम प्रेजेंट कर सके कोर्ट में एडमिसिबिलिटी के लिए। The relationship of the physical evidence to the crime scene and the circumstances of crime scene must be explainable। इसका मतलब यही है कि आपने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया आपको एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए। तो आप जब एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लेते हो, उसके बाद इट विल गो एंड इट द एविडेंस एंड उसकी जो लिंक होती है विक्टिम से एंड द सस्पेक्ट से, वो एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। Once the crime scene has been thoroughly documented and the location of evidence is noted, then the collection process can begin। तो ये मत समझना कि आप एक क्राइम सीन में गए हो, आपको दिख रहा है कि एक बॉटल एविडेंस पड़ा है, एक सिम कार्ड एविडेंस पड़ा है, आपने कलेक्ट कर फोटो ले ली, कलेक्ट कर लिया। नो 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 नो, आप जब पहली बार में जाते हो, आप उसके लोकेशन कहाँ मिला है, कितना डिस्टेंस में मिला है, बॉडी के कितने पास था, दीवार के कितने पास था, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। तो वो सब ध्यान में रख के देन आप उसको नोट डाउन करते हो फॉर द चेन ऑफ कस्टडी। आप उसके ढेर सारे फोटोज लेते हो विथ डिफरेंट रिलेशन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एंड देन वी कैन स्टार्ट द कलेक्शन। आपने सारा एक बार छानबीन कर लिया, उसके बाद अब आप कलेक्ट करते हो। Collect evidence correctly, preserve each specimen separately, use and change gloves often, avoid coughing or sneezing during the collection, use appropriate tools such as cotton-tipped applicator, sterile water, cardboard swab boxes, separate paper bags and envelopes to prevent cross-contamination of the samples collected। सिंपल एज जनरल गाइडलाइंस है, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस कि आप जब भी एविडेंस उठाओ उसको करेक्टली लेबल करना है, उसको उसी के पर्टिकुलर बैग में डाल। जैसे आप ब्लड जो है वो एनवेलप में नहीं रख सकते, आप ब्लड एक वायल्स में कलेक्ट करोगे। आप ड्राइड ब्लड जो है वो ड्रगिस्ट फोल्ड में आप कलेक्ट कर सकते हो ड्राइड। और फिर भी जब ड्राइड ब्लड है वो उसके भी डिफरेंट बैग्स या प्लास्टिक बैग्स जो भी होगा उसमें डालोगे। इस ये नहीं कि ब्लड एंड यूरिन सैंपल एक ही बॉटल में डाल दिया, मिक्स ही कर दिया, नो। एंड हर चीज कलेक्ट करने से पहले ग्लव्स भी चेंज करनी है। टूल मार्क्स, जो टूल बॉक्स है, अगर टूल बॉक्स इन एक पॉइजन बॉटल है,
ये दोनों आप एक साथ नहीं डाल सकते, सबके लिए डिफरेंट कंटेनर्स होने चाहिए, सबके लिए डिफरेंट लोकेशंस होनी चाहिए। ये तो मेजर है, ये तो सबने पढ़ा ही है पहले से। देन कार्डबोर्ड स्वैप बॉक्सेस वगैरह भी होने चाहिए, आपको डिपेंड करता है ना आपको क्या चीजें रखनी है क्या चीजें नहीं। फेराडे बॉक्सेस भी होने चाहिए ताकि आप सिम वगैरह रख सको, या ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिला है जो जो फिजिकल एविडेंस है। 10th है, द कलेक्शन प्रोसेस the collection process will usually start with the collection of most fragile or most easily lost evidence। आपको ऐसे चीजें पहले कलेक्ट करनी है प्रायोरिटी में जो आपको लगता है आपके पास कम टाइम है और बहुत जल्दी लॉस्ट हो सकता है। जैसे कि हेयर सैंपल हो गया, या फिर कुछ फर हो गया वहां पे, या ऐसी कोई चीज है जो डिकम्पोज हो सकती है या फिर इवेपोरेट हो सकती है। ओके, some special consideration can also be given to any evidence or object which needs to be moved। अगर आपको ऐसा कोई एविडेंस है जो अभी के अभी लैब पहुंचाना है, या वो एविडेंस को मूव करना है बिकॉज वो कहीं और यूजफुल है, देन उसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। आर्सन एविडेंस इज यूजुअली कलेक्टेड इन एयर टाइट क्लीन मेटल कैंस, ऑब्वियसली ताकि और कुछ चीजें जल वल ना जाए या केमिकली रिएक्ट ना कर ले, इसलिए। ओनली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ड्राई पाउडर शुड बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, अगर बहुत सारा कुछ ड्राई पाउडर वगैरह मिला है, ड्रग्स वगैरह टाइप का मिला है, दैट वी कैन स्टोर इन प्लास्टिक बैग्स। मॉइस्ट और वेट एविडेंस, अगर ब्लड है, पेन्स है, एक्सेट्रा, अगर क्राइम सीन में, तो इनको हम प्लास्टिक कंटेनर्स में कलेक्ट कर सकते हैं, बट जब उसे हम ट्रांसपोर्ट कर दे तो रिसीविंग जो भी है, तो बट यस, तब उसको एक प्रॉपर कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे ताकि कंटामिनेशन वगैरह ना हो। काफी सारे में प्लास्टिक बॉटल्स में भी होता है, बट इट्स बेटर अगर हम कांच के वायल्स वगैरह में उसे ट्रांसफर कर दें। वंस इन अ सिक्योर लोकेशन, जो वेट एविडेंस है वेदर पैक्ड इन प्लास्टिक और पेपर और वट, उसको हम एयर ड्राई होने देते हैं, एंड फिर उसको एक न्यू पेपर कंटेनर या किसी और चीज में से डाल देते हैं। कई बार होता है ना ब्लड सैंपल से क्लॉट मिलता है, तो क्लॉट भी कलेक्ट करना पड़ता है, तो पर से ड्राई भी करना है। अब है सिक्योरिंग क्राइम सीन। सिक्योर करने में क्राइम सीन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला है इनिशियल रिस्पॉन्स। इनिशियल रिस्पॉन्स मीन्स इट इज वन ऑफ द, एक सेकेंड में जरा हाइलाइटर चूज कर लूं। ओके, so initial response में one of the most important aspects of securing the crime scene is to preserve the scene। Okay, it's to preserve the scene। yes sorry, preserve the scene with minimal contamination। अगर ऐसे देखो क्लोज स्पेस है या कुछ है तो बहुत सीधी बात है कि कंटामिनेशन हो सकता है, बट आपको आपका बेस्ट देना है कि कंटामिनेशन ना हो और फिजिकल एविडेंस जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो। Now the initial response to an incident shall be expeditious and methodological। जो भी हम इनिशियल रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे भी हम रिएक्ट करते हैं क्राइम सीन को, वो ऑब्वियसली एक मेथोडिकल होना चाहिए, मतलब उसकी एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। सर्चिंग मेथड्स हो सकता है, विक्टिम असिस्टेंस मेथड्स है, ये सब एक मेथोडोलॉजिकल होना चाहिए। अपॉन अराइवल द ऑफिसर शल असेस द सीन। ठीक है, जब एक ऑफिसर आता है पहले तो वो क्राइम सीन चेक करेगा, क्राइम सीन चेक करने के बाद ही वो उसको ट्रीट करेगा, है कि नहीं? ठीक है, तभी वो ट्रीट करके बोलेगा कि यस इट इज अ क्राइम सीन। तो जो इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स होते हैं promptly yet cautiously approach and enter crime scenes, remaining observant of any person, vehicle, event। बेसिकली जब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब एंटर करता है क्राइम सीन, ही हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, ही हैव टू बी वेरी केयरफुल कि he is not ignoring any evidence, he is not ignoring any person who might be present there, vehicle might be present there, या कोई भी एविडेंस, कोई भी ऐसा पोटेंशियल एविडेंस हो जो शायद लॉस हो सके। एंड एनवायरमेंटल कंडीशन में भी पर्टिकुलर ध्यान देना पड़ता है। ओके, ओके, द इनिशियल यस द इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर। ठीक है, जो इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर होते हैं, पहले तो
उनके पास एक नोट या लॉग डिस्पैच इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब कि उसमें उनको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आ रहा है, कोई भी आ रहा है सीन ऑफ क्राइम देखने के लिए, उनका एड्रेस, उनका लोकेशन, उनका टाइम, डेट, टाइप ऑफ कॉल, पार्टीज इन्वॉल्व, क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, मीडिया आई है, क्या पर्पस है, फोरेंसिक एक्सपर्ट आया है, क्या पर्पस है, पुलिस ऑफिसर आया है, क्या पर्पस है, कोई टैंपरिंग तो नहीं हो रही है, उस तरह से। बी अवेयर ऑफ एनी पर्सन्स और व्हीकल्स लीविंग द क्राइम सीन। अगर तुम्हें लगता है क्राइम सीन से कोई जा रहा है, क्राइम सीन के बगल से ही कोई जा रहा है, स्टिल इट could be the suspect you're looking for. It could be a person who is important to the scene. Approach the scene cautiously, scan the entire area, thoroughly assess the scene, and जितने भी पॉसिबली है सेकेंडरी क्राइम सीन है वो नोट करना है। अगर मान लो मैंने एक बिल्डिंग का एरिया लिया है, एक जगह पे बॉडी सारी मिली है, लेकिन हमें धीरे धीरे पता चल रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स मिल रहे हैं, या फिर बॉडी क्लोथ्स मिल रहे हैं, या एविडेंस टूल्स मिल रहे हैं, सो दोज आर सेकेंडरी क्राइम सीन। तो वो पॉसिबल सेकेंडरी क्राइम सीन को ऐसे इग्नोर नहीं करना है। बी अवेयर ऑफ एनी पर्सन, ये तो बता दिया विसिनिटी वाला। मेक इनिशियल ऑब्जर्वेशंस, लुक, लिसन, स्मेल टू असेस द क्राइम सीन। ठीक है, आपको देखना है कि किस टाइप का क्राइम सीन है, आर्सन है या फिर सिंपल लुकिंग क्राइम सीन है, जैसे कि थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि वहां पे कोई मर्डर वगैरह हुआ है कि नहीं। स्मेल किस तरह की आ रही है, क्या कोई केरोसिन स्मेल है, क्या कोई डेड बॉडी स्मेल है, इस तरह से। Remain very alert and attentive. Assume the crime is still ongoing, and maybe आपको भी जान का खतरा हो सकता है, या फिर और टैम्परिंग का भी खतरा हो सकता है, तो you need to be very alert and attentive. Treat the location as a crime scene until properly assessed. ठीक है, ये भी important है। सेकंड है, ये हमारा है, ये जो है हमारा सेकंड। ठीक है, सो ऑल राइट, सेफ्टी प्रोसीजर्स पे आते हैं हम। सेफ्टी प्रोसीजर्स की जब हम बात करें, द सेफ्टी एंड फिजिकल वेल बीइंग ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, अपना तो देखना ही है, एंड कहीं बाकी लोगों को खतरा ना हो जो क्लोज विसिनिटी में है उस क्राइम सीन के, तो ये उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरा है इमरजेंसी। देखो, अब जो क्राइम सीन में मतलब आते हैं, उनको आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। अगर कोई डेंजरस सिचुएशन लग रही है कि हो सकती है, तो वो उस तरह उसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी आना चाहिए। एंड ये सब तो है ही है, एंड अगर कोई विक्टिम है उसको सबसे पहले असिस्ट करना वो भी आना चाहिए। इमरजेंसी केयर, आफ्टर कंट्रोलिंग मेनी डेंजरस सिचुएशंस और पर्सन्स, द इनिशियल रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर दैट मेडिकल मेडिकल अटेंशन प्रोवाइड किया गया है जो भी इंजर्ड पर्सन है। अगर मान लो आप एक ऐसा मास डिजास्टर कुछ आप फेस करते हो, ठीक है, जैसे मास शूटिंग है या कुछ, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे काफी सारे लोग हैं जिनको अभी मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो आप उनको एथिकली मेडिकल अटेंशन पहले प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद उस जगह को एज अ सीन ऑफ क्राइम देखेंगे। नाउ फोर्थ इज बाउंड्रीज, दैट इज आइडेंटिफाई, एस्टैब्लिश, प्रोटेक्ट एंड सिक्योर। मतलब आपको डिफाइन करना है कि कितना लोकेशन जो है, कितना लोकेशन है वो क्राइम सीन कहला रहा है। ठीक है, आपको एक बाउंड्री सेटअप करनी है ताकि आप प्रोटेक्ट कर सको और आप किसी को एंटर ना करने दो। वो फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपका ऑफिसर हो सकता है, वो कुछ भी हो, लेकिन अगर ऑथराइज नहीं है तो वो एंटर नहीं करेगा। हमें the number of crime scenes and their boundaries are determined by their locations, ठीक है, and their type of crime. Boundaries shall be established beyond the initial scope of the crime scene with the understanding that the boundaries can be reduced in size if necessary. ठीक है, अगर हमें लगता है कि ठीक है हमने ज्यादा एरिया कवर कर लिया है, जैसे कि हम यहाँ आते हैं, ठीक है, हमने इतना एरिया कवर किया है और डेड बॉडीज यहाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये सारे एरिया में जो येलो में दिखा देती हूँ, और जो
ये जो येलो येलो है ये सारे एविडेंसेस है। ओके, अगर हमें बाद में लगता है कि ये जो सीन ऑफ क्राइम है बहुत हिंड्रेंस कॉज कर रहा है, कि हमने बहुत ज्यादा एरिया ले लिया, तो हम इसको अप जाके छोटा कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आने जाने में ज्यादा दिक्कतें ना हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ऐसे ही रैंडमली एक्सपैंड नहीं कर सकते। आपने स्टार्टिंग में जो एरिया कवर किया है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपने अगर इतना बड़ा एरिया कवर किया है, देन कंप्लीट योर all the assessing part and then will remove the crime scene। ये मोस्टली पब्लिक में ऐसा हो जाता है, क्योंकि अब अगर मान लो अपने होटल के आजू बाजू वाला एरिया कवर अप करना है, पर लाइक लोगों को भी तो आना जाना करना है, दे हैव अ डेली लाइफ। एविडेंस मैनेजमेंट, एविडेंस मैनेजमेंट में यही है कि हमें अच्छे से हैंडल करना है हर स्टेज पे, कलेक्शन से लेके प्रेजेंटिंग तक। ऐसे मेंटेन करना है कि चेन ऑफ कस्टडी प्रॉपर रहनी चाहिए, और जो अ, कुछ भी एविडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज या कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। अब एक क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन। क्राइम सीन डॉक्यूमेंट करना मतलब अच्छे से उस क्राइम सीन को असेस करना, उसका नोट मेकिंग, स्केचिंग, वो जहाँ पे क्राइम सीन हुआ है उसकी वीडियोग्राफी, उसकी फोटोग्राफी, एवरीथिंग। तो नोट मेकिंग की अगर हम बात करें, नोट मेकिंग is the process of recording all observations, ठीक है, is the process of recording। मैं हाईलाइट कर देती हूँ। आई थिंक मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया है। um, oh that's eraser, sorry। हाँ, yes, recording all the observations, activities and the evidence found at the crime scene। मैं बता रही हूँ, इवन राइटिंग पैड्स में भी बहुत मुश्किल आती है। सी लाइक आई हैव इट, बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू राइट डाउन और डू एनीथिंग विद इट। ऑलराइट, थोड़ा कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है आई फील। ओके, ऑलराइट। बहुत ही सिस्टमैटिक और क्रोनोलॉजिकल मैनर में सब कुछ, सारी एक्टिविटी, कौन एंटर किया, कौन नहीं किया, किसने क्या कलेक्ट किया था, किसको कौन सा एविडेंस मिला था, किसने क्या बोला था, किसने क्या रिकॉर्ड किया है, एवरीथिंग, किसने फोटोग्राफी की है, किसने लेबलिंग की है, कौन पहले एंटर किया था, कौन बाहर वाले लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहा था, एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड, ईच एंड एवरीथिंग। इट सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ क्राइम सीन। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है क्राइम सीन का। आप अच्छे से नोट करोगे, अब बाद में रिकंस्ट्रक्ट करोगे। ओके, सो जो है, ओके, मुझसे अगर रुको मैं नोट करके दिखाती हूँ। नोट मेकिंग इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इट गोज टू रिकंस्ट्रक्शन। ओके, रिकंस्ट्रक्शन, नोट मेकिंग सही से करोगे तो ही रिकंस्ट्रक्शन होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग, और इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग में है, पहली बात तो एक परमानेंट रिटन रिकॉर्ड रहता है। ओके, परमानेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम सीन, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, किस टाइम पे एक्सेस किया था, किस टाइम पे नहीं किया था, एवरीथिंग। असिस्ट इन द क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, refreshes the investigator's memory, it refreshes the investigator's memory during the investigation and trial। जब कोर्ट में भी बात आती है तो एटलीस्ट नोट मेकिंग से उनको याद रहता है कि हाँ हमने ये क्राइम सीन इस तरह से देखा था, या यहाँ पे कुछ टैंपरिंग हो रखी है। helps maintain the chain of custody and integrity of evidence, मतलब no tampering, no compromise, supports photographs, sketches and other documentation। अब देखो, स्केचिंग कोई एक इंसान, मतलब कोई एक टीम करता है, फोटोग्राफी कोई एक टीम करता है, सारे चेन ऑफ कस्टडी को एक टीम मैनेज करता है, तो इनके बीच में तो लिंकेज होनी चाहिए ना। अब मान लो फोटोग्राफी में दिखा रहा है कि गन नहीं है, नोट मेकिंग में लिखा है कि देयर वाज अ गन फाउंड, तो यहाँ पे आ जाती है कि दैट मीन्स या तो फोटोग्राफी ढंग से नहीं हुई है, या फिर एक एविडेंस टैम्पर किया गया है ना। तो लिंकेज वगैरह में भी हेल्प करता है।
serves as an important legal document that is admissible in court. सबसे मेन नोट मेकिंग एक चेन ऑफ कस्टडी जैसे एक्ट करता है, जिसकी वजह से इजी रहता है टू फिगर आउट एंड सॉरी इजी रहता है टू प्रेजेंट, बिकॉज ये एडमिसिबल है कोर्ट में। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन क्राइम सीन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से इंफॉर्मेशन है जो रिकॉर्ड किए गए हैं। पहली बार डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द सीन, ठीक है, ये रिकॉर्ड करते हैं। लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ द क्राइम सीन, एक बार रीड कर लेना अच्छे से, बिकॉज इस पे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आए कि what which information is not recorded in crime scene notes although everything is recorded, but yes आपको कई बार हो सकता है जैसे देखना पड़े कि वहां पे लिखा है who victim found and date and time, location and address, weather environmental conditions, ठीक है। तो उसमें आपको फिर अगर लगता है कि सारे ही करेक्ट हैं, बट ओके फाइन वेदर एंड एनवायरमेंटल कंडीशन हम थोड़ा लीस्ट है तो हम उसे हटा सकते हैं, उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार ये रीड कर लेना आप लोग। नेम्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम सीन्स वगैरह बता दिया है ना। देन ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड नोट्स, गुड नोट्स ऐसा नहीं है जो सब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ऐसा नो, प्रॉपरली विथ हेडिंग विथ सब हेडिंग्स एंड एवरीथिंग, एक्यूरेट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, मतलब अपने से assumption कुछ नहीं, ग्लास के ऊपर ब्लड मिला इसका मतलब ये नहीं कि किसी के मुंह से खून निकल रहा था, जितना देखा उतना लिखो। क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। रिटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लेजिबल एंड परमानेंट, फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियंस एंड assumptions, जैसा मैंने बताया। रिकॉर्ड एट द टाइम ऑब्जर्वेशंस आर मेड। अब नेक्स्ट है स्केचिंग। स्केचिंग में क्या आ जाता है, क्राइम सीन स्केच, जो एक क्राइम सीन स्केच है, ठीक है, एक क्राइम सीन जो स्केच है, इट डिपेक्ट्स ओवरऑल लेआउट ऑफ द लोकेशन एंड द रिलेशनशिप ऑफ एविडेंशियरी आइटम्स। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर ये आपका हाउस है, ठीक है, तो हम स्केचिंग भी इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे नाइफ मिला है, यहाँ पे बॉडी मिली है, तो कौन किससे कितना दूर है, यू नो द डिस्टेंस। तो इस तरह से एक लेआउट देता है कि कौन सा क्राइम सीन कैसा था। द क्राइम सीन sketch is an invaluable aid in recording investigating data. Sketch is a permanent record that provides supplemental information that is not easily accomplished with the exclusive use of crime scene photographs and notes. कई बार हो सकता है आपको फोटोग्राफी से नहीं पता चल रहा, आपने नाइफ की फोटो ले ली, आपने बॉडी की फोटो ले ली, आपने मिड रेंज क्लोज रेंज से आपने सारी फोटो ले ली, लेकिन एक स्केच से एक लेआउट प्रूफ होता है कि यस इस रूम में हमने जो ऊपर से स्केच बनाया है, दिस इज द बॉडी एंड इतने डिस्टेंस में देयर इज द नाइफ। इट कैन शो द पाथ अ सस्पेक्ट और विक्टिम टुक। हाँ, अगर अब यहाँ पे मानो सॉरी यहाँ मान लो आप गेट है, ठीक है, वो मान लो यहाँ से एंटर किया, किल किया, यहाँ पे नाइफ को थ्रो किया एंड देन वेंट बैक दिस डायरेक्शन इटसेल्फ, तो वो भी हम पॉइंट ऑफ एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जिट भी पता कर सकते हैं, पाथ भी पता कर सकते हैं। फिर ड्यूरिंग ट्रायल द क्राइम सीन डायग्राम को रिलेट्स टू द टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस, एक डायग्राम से शायद हम हेल्प कर सके जो विटनेस की टेस्टिमनी है वो सब चूज मतलब चेक करने में कितने रिलायबल है। बिफोर बिगिनिंग अ स्केच ऑब्टेन अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द सीन। आप देखो स्केच भी बहुत टाइप के होते हैं, तो आप स्केच बनाने से पहले आप देखो कि आप किस तरह का स्केच बनाना प्रेफर करोगे, वो किस तरह का सीन है। डिटरमाइन द स्केच लिमिट, डिसाइड व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड। इफ द सीन इज कॉम्प्लिकेटेड अ नंबर ऑफ स्केचेस मे बी नेसेसरी। अगर मान लो एक बहुत बड़ा सा लोकेशन है, आप ओवरव्यू वाला भी बना लोगे, आप थोड़ा पर्सपेक्टिव वाला भी बना लोगे। To avoid a distorted view of the scene, measurements must be reduced. Okay. अब मान लो एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन आप वो 10 मीटर्स को आप 1 मीटर मान के लेजेंड में नोट करोगे कि मैं सीन जो है क्राइम सीन जो स्केच बना रहा हूँ दैट इज नॉट इन 10 किलोमीटर वाला एस्पेक्ट और 10 मीटर वाला एस्पेक्ट, इट इज मोर लाइक अ 1 मीटर एस्पेक्ट। तो जो रियल सीन का 10 मीटर है वो मेरा 1 मीटर है, इस तरह से। टाइप्स ऑफ स्केचिंग में देख लो अब। ओवरव्यू स्केचिंग का मतलब होता है कि बर्ड्स आई व्यू या फ्लोर प्लान स्केच रहता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्केच, मतलब ठीक है क्राइम सीन जो भी है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ये अगर तुम्हारा क्राइम सीन है
तो तुमने ऊपर से जो ऐसा समझो, तुम छज्जे से जो तुम देखोगे ना, वो तुम्हें जो भी दिखेगा वो तुम बना दोगे, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, इस तरह से। ये रास्ता है, ये कुछ है। मेरे डायग्राम पे ध्यान मत दो, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखोगे कौन कहाँ पे था। ये एक क्लासिक एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे पेड़ पौधे हैं, रास्ता है, कबर्ड है, सब कुछ है, ठीक है ऐसे। एलिवेशन स्केच का मतलब होता है एक वर्टिकल प्लेन में चेक करना, ठीक है, कि वर्टिकल प्लेन में हमें देखना होता है कि कहाँ पे ब्लड ड्रॉप्स मिले थे, फ्लोर कहाँ पे था, किस तरह से, कौन से एग्जाम्पल थे, जैसे कि वॉल्स वगैरह। मतलब तुम ऐसा क्राइम सीन देखोगे, ये तुम्हारा वॉल है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड ड्रॉप्स वगैरह गिरे हैं, और ये फ्लोर है, ओके, ये फ्लोर है और ये सब वॉल्स है। मतलब तुम लोग विंडोज ये सब इसमें चेक करोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्सप्लोडेड व्यू। एक्सप्लोडेड व्यू का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू स्केचेस। ओवरव्यू भी होगा इसमें, दीवार वाले भी सारे स्केचेस होंगे, एंड इट्स लाइक अ फ्लोर प्लान, एक ब्लूप्रिंट ही है, लेकिन जो वॉल्स हैं, ठीक है, जो वॉल्स होते हैं हम उसको फ्लोर पे डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा फ्लोर है, ओके। फ्लोर पे सोफा है, टीवी है, जो है। और ये हमारा होना था दीवार, बट हम इसको अगेन इसको भी हम ऐसे फ्लैट लाई कर देंगे, इसको इस दीवार को जो है हम एक फ्लोर बना देंगे, ठीक है। और जो पर्सपेक्टिव स्केच होता है, पर्सपेक्टिव स्केच मतलब 3D डायमेंशन वाला, मतलब 3 डायमेंशन वाला है कोई भी चीज। जैसे मान लो आपको गन है, गन मिला है, गन के ऊपर गन GSR मिला है या फिर ब्लड मिला है, तो उसको एक रियलिस्टिकली 3D स्केच करना पड़ता है। अब है फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन। फोटोग्राफी मतलब राइटिंग और ड्राइंग विथ लाइट। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्ट of producing images of objects or sensitized surfaces by the chemical action of light or of other forms of radiant energy। सिंपल मतलब ये है कि आप जो भी क्राइम सीन देख रहे हो, आप उसकी फोटो क्लिक कर रहे हो, ठीक है। कोई भी अदर फॉर्म की एनर्जी हो सकती है, किसी और केमिकल रिएक्शन से भी लाइट प्रोड्यूस होती है और आप क्लिक करते हो, वो भी हो सकता है। IR पिक्चर्स भी होते हैं, UV पिक्चर्स भी होते हैं, ओके। तो इट्स जस्ट हमें बस डेटा चाहिए फोटोग्राफी के फॉर्म में। क्राइम सीन फोटोग्राफी में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब आपने क्या क्या रिकॉर्डिंग की है, फोटोग्राफी की है मतलब। डायरेक्शन, डायरेक्शन ढंग से पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ एवरीथिंग। स्केल होना चाहिए उसमें। देन इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, उसमें लिखे होने चाहिए कि आपने जो अभी फोटोग्राफी की है वो किस चीज की है, किस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अंडर है, एंड एक्सपोजर क्या था, जो एक्सपोजर था आपका वो क्या क्या किस एक्सपोजर में आपने क्लिक किया है। Now photography includes digital photography, aerial photography, IR photography, stereo photography, and then photogrammetry, मतलब एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट होता है। द टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी हैं, कुछ लोग कैमरा से खींचते हैं, कुछ लोग एकदम बर्ड आई व्यू ड्रोन से क्लिक करते हैं, देन IR पिक्चर से भी फोटो करते हैं, UV पिक्चर से भी होती है, ये सब नॉर्मल है। देन देर इज वीडियोग्राफी। सो वीडियोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपने फोटोग्राफी जिस तरह से की है, आप वीडियो कैमरा यूज करोगे, एक कंप्लीट स्पैन बनाओगे, पैन वीडियो बनाओगे। तो इसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, कई बार आप कुछ चीजें फोटो में मिस कर देते हो, तो वो चीजें वीडियो में हो सकता है पॉसिबल हो सकता है आपको दिख जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियोग्राफी एक बार पढ़ लेते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम सीन। मतलब यहाँ पे अगर हमने फोटो लेते वक्त मान लो किसी ने एविडेंस हटा दिए हैं, यू विल नेवर नो। पर वीडियो में आप पूरा चीज कैप्चर कर रहे हो, तो वहां पे बीच में तो कोई एविडेंस हटा भी नहीं पाएगा, इसलिए वीडियोग्राफी इज इंपॉर्टेंट। इट कैप्चर्स द रिलेशनशिप बिटवीन एविडेंस एंड सराउंडिंग, एविडेंस कौन सा एविडेंस किस दीवार के कितने क्लोज था, वो सब। इट हेल्प्स इन्वेस्टिगेटर रिकंस्ट्रक्ट अ क्राइम सीन। ये एविड इम्पोर्टेंस जो है फोटोग्राफी से क्वाइट मतलब सिमिलर ही है। एंड क्राइम सीन को ओरिजिनल कंडीशन में ही देखता है, मतलब एविडेंस हो सकता है किसी से हिल डुल गए हो, है ना, पैर वैर लग गया या कुछ, तो वीडियोग्राफी में पता चल जाता है कि कौन था, कैसे था, मतलब कहाँ था एविडेंस, किसका पैर लगा किसका नहीं। कोर्ट में भी असिस्ट करता है टू अंडरस्टैंड द सीन बेटर।
यू नो व्हेन यू आर वाचिंग अ वीडियो यू अंडरस्टैंड द रूम बेटर कि अच्छा यहाँ से यहाँ रूम है, यहाँ से वहाँ रूम है, जितना आपको फोटोज में नहीं पता चलता उतना। reduces that possibility of missing important details. गाइडलाइंस फॉर क्राइम सीन वीडियोग्राफी। अब वीडियोग्राफी आप कैसे करोगे, एक जनरल गाइडलाइन। पहले तो आप सीन का सर्वे लोगे, दैट मीन्स वीडियोग्राफी तब कंडक्ट करते हैं जब एक प्राइमरी प्रीलिमिनरी सर्वे कर लेते हैं क्राइम सीन का कि चलो ठीक है, दिस कुड बी द एंट्री पॉइंट, हम यहाँ से शुरू करेंगे एंड उस एरिया से निकलेंगे। अगर 3 रूम है, ठीक है, यहाँ से एंट्री है, ये दूसरा रूम है एंड यहाँ पे बाथरूम है एंड ये तीसरा रूम है एंड यहाँ से डोर है, यहाँ डोर है एंड देन एक यहाँ से डोर है। तो ऑब्वियसली एक पर्सन यहाँ से एंटर करेगा एंड जाएगा, ठीक है, then he will probably go to the washroom to make the video and then return from the same room and then go to the other room, ठीक है। तो इसलिए पहले प्रीलिमिनरी सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कि हम किस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर से जा रहे हैं। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड नहीं करनी है, ठीक है। और ऑडियो नरेशन वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए, मतलब जाते तो बोल रहे कि भाई देख कितना अच्छा घर है ये वगैरह। ट्राई नॉट टू स्पीक एनीथिंग बिकॉज आप बाद में ऑडियो ऑफ नहीं कर सकते हो। कोई कुछ मजाक कर रहा है, बातें कर रहा है, वीडियो में रहेगा, एडिट नहीं हो सकता कुछ भी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग। हर जगह पे प्लेकार्ड रखने चाहिए जहाँ पे केस नंबर, डेट एंड टाइम, लोकेशन, वीडियोग्राफर्स नेम, ये सब कुछ लिखा हो एविडेंस के पास। रिकॉर्डिंग प्रोसीजर। तो पहले आप रोड्स एंड अपने सराउंडिंग से रिकॉर्ड करते हो कि ठीक है यहाँ से जा रहा है, दिस इज द क्राइम सीन, ठीक है। तो आप ओवरऑल व्यू अच्छे से रिकॉर्ड करते हो, आप अपने कंपास डायरेक्शन सब यूज करते हो। देन मूव ग्रेजुअली टू फ्रॉम जनरल व्यूज टू स्पेसिफिक एविडेंस लोकेशन कि कहाँ पे ब्लड गिरा है या कहाँ पे ये एविडेंस गिरा है, वो एविडेंस गिरा है। स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब स्मूथ ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं कि एडिट करना है, नहीं। अगर अगर मैं ऐसे कैमरा ले जा रही हूँ देन आई जस्ट टेक इट टू हियर, ये नहीं कि यहाँ हो गया बंद कर दिया फिर यहाँ हो गया, वो जंपिंग जपाक नहीं करना है। Record the victim's viewpoint and the surrounding area. Victim's viewpoint you can say कि चलो ठीक है, अगर एक victim lie down है या ऐसे dead बैठा भी है तो yes you have to show from that area as well, मतलब उसके पास है what will he see if he's sitting in that position। फिर है कैमरा टेक्निक्स। तो पहले तो स्मूथ कैमरा मूवमेंट्स होने चाहिए, मतलब ऐसा कोई कैमरा जो ज्यादा लैग ना कर रहा हो। ट्राइपॉड बहुत अच्छा रहेगा, इफ यू आर यूजिंग ट्राइपॉड और अ मोनोपॉड इट विल बी इजियर एंड स्टेबल टू ऐसे पैन द एंटायर क्राइम सीन। और एडिशनल लाइटिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। देन है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट। ओके, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट। Admissibility of evidence refers to the legal acceptance of evidence by a court of law। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं आपका एविडेंस, दैट इज एडमिसिबिलिटी। फिजिकल एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन कोर्ट व्हेन इट्स ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, रेलेवेंस ये सब अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाए, चेन ऑफ कस्टडी आप अच्छे से प्रूव कर दो तो एडमिसिबल है वो एविडेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, पहली बात एविडेंस जेन्युइन रहते हैं, अनटैम्पर्ड रहते हैं, ठीक है। जो एविडेंस है वो जेन्युइन रहते हैं एंड अनटैम्पर्ड रहते हैं। देन इट प्रिवेंट्स कंटामिनेशन, ऑल्टरेशन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एविडेंस। कुछ भी ना हम कंटैम कर रहे हैं, ना हम ऑल्टर कर रहे हैं, ना हम उसको उसको बदल दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कोर्ट अच्छे से साइंटिफिक फाइंडिंग्स को ध्यान पे रख सकता है बिकॉज हमने साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट ही दी है। अब प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। अगर प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस दोनों एक चीज पे लड़ रहे हैं तो आपके पास जो बिना ऑल्टर किए एविडेंस है वो प्रूव कर देगा कि इधर द प्रोसिक्यूशन इज राइट और द डिफेंस इज राइट। एविडेंशियरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अब कंडीशंस होते हैं कि एक एविडेंस क्यों एडमिसिबल है। पहली बात रेलेवेंस, वो एविडेंस ऐसा नहीं होगा कि भाई एक मर्डर हुआ है या मर्डर हुआ है ना आप रैंडमली कोई टेडी बियर ला के दे रहे हो, वो उसके अंडर एविडेंस जो है वो डायरेक्टली केस के अंडर रिलेटेड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए एविडेंस। ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी उठा के ले आए, नो, ऑथेंटिक होना चाहिए, उसी क्राइम सीन से मिला होना चाहिए या फिर उससे रिलेटेड मिलना होना चाहिए।
फिर उसका कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन भी प्रॉपर हो। चेन ऑफ कस्टडी में क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन हो कि किसने कलेक्ट किया था, किसको पकड़ाया था, कौन हैंडल किया, किसने एग्जामिनेशन किया एंड किसने प्रेजेंट किया। अब है चेन ऑफ कस्टडी एंड एडमिसिबिलिटी। तो जो चेन ऑफ कस्टडी रिकॉर्ड्स होता है उसमें आता है कि किसने कलेक्ट किया है, किस टाइम पे कलेक्ट किया है, किस डेट पे कलेक्ट किया है, किसने एग्जामाइन किया है, किसने एनालाइज किया है, कहाँ स्टोर हुआ था, कौन किसने स्टोर किया था एंड कौन प्रेजेंट कर रहा है। ओके, इफ द चेन ऑफ कस्टडी इज ब्रोकन या इनकम्प्लीट या इम्प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, तो जो कोर्ट है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, मतलब जो एविडेंस है वो इनएडमिसिबल हो जाएगा। आपने पूरी चीज सही की ब्लड के, पर आपको आपने चेन ऑफ कस्टडी में मेंशन ही नहीं किया कि आपको कहाँ से मिला या किसने लिया, एंड वो पर्सन मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो ब्लड सैंपल जो आपका मेजर एविडेंस हो सकता है वो आपका एविडेंस काउंट नहीं होगा। अब चेन ऑफ कस्टडी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पहले कलेक्शन करना है, एविडेंस को आइडेंटिफाई करना है, उसको लेबल करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फोटोग्राफी वगैरह सब करनी है, एग्जामिनेशन होगा, एनालिसिस होगा फॉरेंसिक से, फाइंड रिपोर्ट आएंगी, फाइंडिंग्स वगैरह सब कुछ इंटरप्रेट होगा, उसको सिक्योर करना है, स्टोर करना है, ट्रांसफर भी करना है कोर्ट तक या जहाँ लैब तक या जो भी, एंड कोर्ट से पहले प्रेजेंट भी करना है। थैंक यू। तो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे, एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसमें लाइन सर्च, स्ट्रिप सर्च, व्हील सर्च, सर्चिंग मेथड्स इंक्लूड होंगे, उसमें कुछ लॉज इंक्लूड होंगे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।